मुंबई बीएमसी के लिए आज मतदान प्रक्रिया पूरी हुई और कल इसका परिणाम आने वाला है। इस चुनाव में मुंबई करों ने काफ़ी उत्साहपूर्ण तरीके से सहभाग लिया और अपना वोट किया। वोट करते समय कई बातें जो है वो सामने आई। किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं था तो किसी के हाथ पे जो लगी शाई है वो मिट गई और इसके ऊपर से ठाकरे बंधुओं ने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप कर दिए। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि ये सारी चीज़ें पहले से ही है और कुछ लोग जो है संभ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएमसी के चुनाव में महायुति ने डेवलपमेंट पर बात की थी तो ठाकरे बंधु की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मराठी अस्मिता को लेकर बातें की थी। अदानी को जो मुंबई में जगह दी जा रही है उससे मराठी मानुष का अस्तित्व जो है वो कमज़ोर हो रहा है, ये बातें रखी थी और मराठी मानुष को एक होने का आह्वान किया था। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज चुनाव के दिन कहा है कि ठाकरे बंधुओं को हार दिख रही है, इसलिए वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर आरोप कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये चुनाव जो है वो काफ़ी चुनौती भरा रहा ठाकरे बंधुओं के लिए और महायुति के लिए भी। अब देखना यह है कि इस मुंबई का मेयर जो है वो महायुति का बनता है या ठाकरे बंधु की शिवसेना का या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर बड़ा सियासी संदेश दिया है। मायावती ने कहा कि अगर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और भागीदारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2027 विधानसभा का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी 2027 में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए बीएसपी अपना रास्ता खुद तय करेगी। जहां तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है तो इस संबंध में फिर से जहां मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर अपर कास्ट समाज का ज़्यादातर वोट उनकी जातिवादी मानसिकता होने की वजह से बीएसपी के उम्मीदवारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बसपा को तोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग अलग हथकंडे भी अपना रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को बीएसपी सरकार में सम्मान और भागीदारी की गारंटी दी। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। इस ऐलान के बाद प्रदेश की सियासी परिस्थितियों में नए समीकरण बनने की संभावना है और सभी दल अब 2027 के चुनाव की रणनीति फिर से देख रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आज शाम सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मियों को समान पद और समान वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाने के बाद 7,000 उपनल कर्मियों को इसका सीधा लाभ होगा। इसकी कट ऑफ डेट 2015 रखी गई है। 2015 से पहले जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को समान पद और समान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 16 नए विशेष न्यायालय खोले जाएंगे और उनके लिए 144 पदों की मंजूरी आज कार्मिक विभाग ने दे दी है, कैबिनेट ने दे दी है। कार्मिक विभाग का ये प्रस्ताव आया था। विधानसभा का अगला सत्र कहाँ होगा, इसके लिए पूरे मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत कर दिया गया है और सत्र कहाँ होगा, कब से होगा, ये अब मुख्यमंत्री तय करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम कर दिया गया है। ये काफ़ी दिनों से ये प्रस्ताव भी पेंडिंग था। चंपावत और पिथौरागढ़ में यू कोस्ट के लिए 6 पदों को मंजूरी दे दी गई है और बागवानी मिशन में कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें 50% सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, तो कुछ जो प्रोजेक्ट हैं उसमें राज्य सरकार ने भी 25% अपनी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस तरह से किसानों को फ़ायदा होगा। 50% केंद्र की सब्सिडी और 25% राज्य सरकार की सब्सिडी किसानों को अब मिलेगी। ये बागवानी मिशन के तहत होगा। इसके अलावा युवा कल्याण के अंतर्गत होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की धनराशि का भी एक व्यवस्था कर दी गई है और इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। एक गृह विभाग की नियमावली में भी संशोधन किया गया है और इसके अलावा एक बड़ा फैसला यूसीसी के संशोधन के लिए एक अध्यादेश को लाया जाना था, उसके ड्राफ्ट को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसमें शादी के पंजीकरण की व्यवस्था को सरल करने के लिए और कुछ उसकी अवधि बढ़ाए जाने का मामला है और इसके प्रस्ताव में इस सब चीज़ों का जिक्र भी है। पर्यटन की एक होम स्टे योजना, एक बड़ी पुरानी योजना यहाँ पर चल रही है। लोग अपने घरों में होम स्टे बना करके पैसा कमा रहे हैं, अपनी आमदनी कर रहे हैं, लेकिन अब इस योजना के तहत जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, मूल निवासी हैं यानी स्थानीय निवासी, तो स्थानीय निवासियों को ही होम स्टे के तहत चलने वाली योजना का लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही एक और प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारनाथ में आप देखते होंगे कि घोड़े और खच्चर बहुत जाते हैं, वहाँ पर उनके गोबर से गंदगी होती है, तो वहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात हुई है और जिसमें पिरूल के पत्ते भी लगाए जाएंगे, तो एक बायो प्रोडक्ट उसमें उत्पादन होगा। तो इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए केदारनाथ को चुना है और वहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जिस तरह से दोपहिए वाहनों का कहीं ना कहीं रोड दुर्घटना को लेकर के आंकड़े आते हैं, उसमें कमी लाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। अब 2 पहिया वाहन खरीदने पर ये नियमता जरूरी कर दिया गया है कि 2 हेलमेट लेने होंगे। जो चला रहा होगा और साथ में जो बैठेगा, इनके लिए 2 हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। चलाने के साथ साथ सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि न सिर्फ परिवहन विभाग की तरफ से ये आदेश निकला है, बल्कि अगर हम सर्दियों की बात करते हैं, जो मौसम चल रहा है, कोहरे में भी सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। 2 पहिया वाहन के जो दुर्घटनाओं के आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, या फिर घायल होने के आंकड़े भी सबसे ज़्यादा हैं। परिवहन विभाग मिलकर के सरकार के साथ, योगी सरकार की यही कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या है साल भर में, जो कि लाखों की होती है उत्तर प्रदेश में, उसमें कमी आए, जिससे जीवन को बचाया भी जा सके और नियम के तहत उन्हें बचाने के प्रयास को लेकर के नियम भी बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। मकर संक्रांति, जिसे पतंगों का त्योहार भी कहा जाता है, दरअसल परंपरा के अनुसार इस दिन पतंगबाजी के शौकीन पतंग उड़ाते हुए देखे जाते हैं। वाराणसी पुराना शहर रहा है और ऐसे में यहाँ पर पतंगबाजी की कई प्रतियोगिता भी होती है, पर वाराणसी के पुराने शहर में इस समय कई इलाकों में पतंगबाजी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल इसका जो कारण है वो है रोपवे। हम इस समय देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे के स्टेशन के सामने खड़े हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर रोपवे का जो तार है
वो किस तरीके से ऊपर से गया हुआ है, जो सीधे वाराणसी के दिल यानी गोदौलिया तक जा रहा है। ऐसे में पतंगबाजी करते हुए आप लोग को कुछ लोग दिख जाएंगे जहाँ पर हवा में पतंग उड़ रही है, मगर इस क्षेत्र में पतंगबाजी को प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि रोपवे को पतंग और मांझे से खतरा है। क्योंकि रोपवे जब चलेगा, अगर पतंग के मांझे फंसेंगे तो उससे खतरा आ सकता है। वाराणसी के मंडलायुक्त ने स्थायी प्रतिबंध का प्रस्ताव भी भेजा है कि इस रोपवे के रूट पर स्थायी रूप से पतंगबाजी को प्रतिबंधित कर दिया जाए और सुरक्षा और दुर्घटनाओं से बचाव का मुख्य उद्देश्य है ताकि रोपवे परियोजना जब पूरी तरीके से चालू होगी तो उस दौरान पतंगबाजी होने से पतंग के मांझे इस तार में फंस सकते हैं, जिससे रोपवे को खतरा हो सकता है, जिससे लोगों की भी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रोपवे के तारों पर फंसी तमाम पतंगों की स्थिति रोपवे की हालत को बताने के लिए काफ़ी है। रोपवे के तारों पर उलझी पतंगों ने शहर में रोपवे के संचालन में होने वाली बाधा की कहानी शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के गंगा घाटों को पूरी तरह से गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। गंगा सभा की ओर से अब एक नया मांग की गई है कि जिसमें न केवल गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बात कही गई है, बल्कि उन्होंने अब घर की पौड़ी या दूसरे जो कुंभ क्षेत्र के गंगा घाट हैं वहां पर अधिकारियों और पत्रकारों को भी हिंदू होने की बात कही है कि उन्हीं पत्रकार या उन्हीं अधिकारियों को प्रवेश दिया जाए जो हिंदू हों। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो गैर हिंदू जो अधिकारी और जो पत्रकार होंगे उनको भी एक तरह से बैन करने की मांग अब गंगा सभा उठाने लगी है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से गंगा सभा के द्वारा जो कुंभ क्षेत्र के गंगा घाट हैं उनको गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसमें हिंदूवादी संगठनों ने भी अपने सुर में सुर मिलाए थे, जिसके बाद से लगातार अब ये मांग और भी ज़्यादा तेज हो चली है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से दो युवक शेख की वेशभूषा में वहां पहुंचे थे, तो उसके बाद अब इस मांग पर कि अधिकारी और पत्रकार भी गैर हिंदू नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब इस मांग को लेकर अब जोर पकड़ने लगी है। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। कोरोना काल के बाद से ही अगर इजाफा देखें साइबर फ्रॉड में तो करीब 400% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप आधार बेस्ड फ्रॉड देखेंगे तो इनकी संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे टियर 2 टियर 3 ज़िलों से बिलोंग करते हैं जहां पर आधार बेस्ड पैसे की निकासी होती है। ऐसे में जिस तरह से ये फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना OTP, बिना किसी मैसेज या फिर बिना किसी पिन के आपका पैसा आपके अकाउंट से निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। विदेशों में बैठकर साइबर जालसाज देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चाहे डिजिटल अरेस्ट की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें या अन्य किस्म के होने वाला जो साइबर क्राइम है, वो म्यांमार, थाईलैंड और कई ऐसे देश हैं, वियतनाम जैसे देश हैं, जहां पर बैठकर इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और साइबर की घटनाओं को अंजाम देने के लिए देश के बेरोजगार युवाओं को झांसे में लिया जाता है और उनको विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटा पैसा कमाने का लालच दिया जाता है। दरअसल नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके भाई को थाईलैंड में जॉब दिलाने के नाम पर एक ट्रेवल एजेंट द्वारा विदेश में भेजा गया है और वहां से उसको वापस नहीं आने दिया जा रहा है। इस जानकारी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से उस युवक को विदेश से वापस लाया गया और लाकर जब पूछताछ की तो पता चला शुभम पुंडीर नाम का एक ट्रेवल एजेंट है जो दिल्ली NCR के युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर जालसाजों को सौंप देता है। वहां जाकर उनके पासपोर्ट और वीज़ा को जब्त कर लिया जाता है और लगातार उनसे साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिलाया जाता है। फिलहाल इस ट्रेवल एजेंट को नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और पुलिस अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि पकड़ा गया ट्रेवल एजेंट
विदेश में बैठे कितने साइबर जालसाजों के संपर्क में था और कितने लोगों को अब तक विदेश भेज चुका है। फिलहाल अब इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विदेशी नेटवर्क को खंगालने में नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस लगी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि जो मुख्य साइबर ठग हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं और ट्रैवल एजेंट का ये नेटवर्क कहां तक फैला है, इसको लेकर भी फिलहाल पड़ताल की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़े मामले में अब एक और कार्रवाई केजीएमयू के प्रशासन के द्वारा की गई है। दरअसल जब से पूरा मामला सामने आया था तब से ही पैथोलॉजी के एचओडी वाहिद अली के ऊपर शक की तमाम सुइयां घूम रही थी। ऐसे में अब इस पूरे मामले में केजीएमयू के प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई है। लगातार बीते कई दिनों से उनको पहले केजीएमयू की तरफ से छुट्टी पर भेजा गया और अब उनको हटा दिया गया है। ये फैसला केजीएमयू के वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद की तरफ से लिया गया है। वाहिद अली के ऊपर लगातार ऐसे गंभीर आरोप लग रहे थे। इसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब डॉक्टर रश्मि कुशवाहा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। केजीएमयू से डॉक्टर रमीज जो आरोपी है धर्मांतरण और तमाम बड़े जुर्म का, और ऐसे में फिलहाल उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एसटीएफ ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। उससे जुड़े हुए लोगों ने अपनी व्हाट्सएप चैट को डिलीट करना शुरू कर दिया है। कई ऐसे लोग जिनके ऊपर नज़र थी एसटीएफ की, वो तमाम लोग अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर ये जो लोग संपर्क में थे वो लोगों ने आपस में बातचीत भी बंद कर दी है। हालांकि इन सभी विभागों में माहौल अभी शांत है, लेकिन उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरीके से अब उससे दूर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एक जूनियर रेजिडेंट जो उसका काफ़ी ज़्यादा करीबी था, जो 2 हिंदू युवतियों से बात भी करता था, हालांकि अब उसने उन दोनों से ही बातचीत करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि शिफ्ट भी बदलवा करके लगा रहा है। और इतना ही नहीं, बस्ती और आगरा में जो मेडिकोज का जो ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप को भी लगातार डॉक्टरों के छोड़ने का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन सब के बीच में जो आपसी बातचीत हो रही है वो व्हाट्सएप कॉल और फेस टाइम के ज़रिए हो रही है, जिससे कि किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंस जांच एजेंसियों के हाथ ना लग पाए। और इसके साथ ही साथ एसटीएफ के रडार पर वो तमाम लोग अभी भी हैं जो रमीज या उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एलमॉन्ट कफ सिरप अब विवादों में है क्योंकि उसका ईजी एलिकॉन कैथोलॉज मानक से कहीं ज्यादा पाया गया है। न सिर्फ इसे तेलंगाना की सरकार ने अलर्ट जारी किया है, बल्कि बिहार और कोलकाता से भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये बच्चों के कफ सिरप को लेकर के अगर हम इसमें देखें तो यह कफ सिरप बच्चों को एलर्जी, खांसी और अस्थमा के इलाज में दिया जाता है। तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने सूचना मिलने के बाद मानक औषधि नियंत्रण नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। कोलकाता ने भी अलर्ट जारी किया है। बिहार की ड्रग सैंपलिंग के दौरान एलमॉन्ट किट सिरप में ईजी की मात्रा मानक से ज्यादा पाई गई है। ये कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप को लेने के बाद ये एक दूसरा ब्रांड है एलमॉन्ट, जहां पर इस तरीके के मानक से ज्यादा ईजी मिले हैं, जो कि खतरनाक भी है और कहीं ना कहीं बच्चों के कफ सिरप के तौर पर इन्हें देना भी खतरे से खाली नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। पटना के एक निजी हॉस्टल में एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जोरदार हंगामा होता है। हालांकि पुलिस जो है वो शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराती है और ये आश्वासन देती है कि उस बच्ची के साथ न्याय होगा, लेकिन उसके बाद देखिए अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। जिसके बाद पटना के चौराहे पर आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स चौराहे पर किस तरीके से ये हंगामा हो रहा है। कैंडल मार्च जो है
वो किया जा रहा है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लोग जो हैं वो गायत्री के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हाथों में तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ख़ास तौर पर ये अहम ये हो जाता है क्योंकि ये गायत्री जो है वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन संदिग्ध रूप से गायत्री के हत्यारों के सज़ा की मांग की जा रही है। 72 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस के रिपोर्ट से ये तमाम लोग संतुष्ट नहीं है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी जान ली गई, लेकिन अब तक पुलिस जो है 72 घंटे बीतने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से हालात बने हुए हैं, भारत से बड़ी मात्रा में बासमती राइस जो है वो ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत एक चावल का बड़ा बाजार है और ऐसे में जो चावल ईरानी खाते हैं वो कहीं ना कहीं भारत से जाता है। इस समय हम नया बाजार में मौजूद हैं, वही बाजार जहां पर से पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर चावल पहुंचता है और लोग बड़ी मात्रा में यहां से चावल खरीदते भी हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट हो। लेकिन हालात क्या कहते हैं, किस तरह से चाइना, किस तरह से जो ईरान है उस पर चावल का असर पड़ा है, क्योंकि आप देखिए बड़ी मात्रा में भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है चावल, और चावल की खेप ज़्यादातर भारत से ही तमाम मिडिल ईस्ट के अलावा ईरान को भी पहुंचती है। तमाम तरह के अलग अलग चावल है, अलग अलग वैरायटी के हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जब से ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यूएस के साथ में, उसके बाद जो टैरिफ वॉर की बात की जा रही थी उसकी वजह से भारत और ईरान के बीच जो चावल का एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। पहले आप देखिए किस किस तरह की वैरायटी के चावल हैं जो कि बासमती राइस जो है वो जो ईरान है वहाँ भेजे जाते रहे हैं, और तमाम देश, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अगर चावल की बात करेंगे तो बड़ी मात्रा में चावल का जो खेप है वो आपका ईरान के अलावा तमाम दूसरे देशों में भी जाता है। 1509 और ये जो दो चावल की खेप है अलग अलग वैरायटी की, वो दरअसल जो है सबसे ज़्यादा ईरान को बेची जाती है और ईरान में जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ भी रहा था। जिस तरह से भारत जो है उसमें उत्पादन के क्षेत्र में बहुत काम किया है और राइस उत्पादन जो है उसको लेकर के सरकार भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रही है। सरकार ने लगातार इस तरह के कीमतों के अलग अलग रेट्स के जो चावल हैं उनको भी बेचना शुरू किया है और डोमेस्टिक मार्केट के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर चावल ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे इसके भी प्रबंध किए। लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह के हालात बने हैं ईरान के साथ में, उसके बाद जो है स्थिति काफ़ी विकट हुई है और ये माना जा रहा है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ करीब करीब 30 से 40 रुपए का प्रभाव ज़रूर देखा जा रहा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बाड़मेर जिले के बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर दूरी के स्थित गांव और ढाणियों को पूरी तरह से रात को प्रतिबंधित किया गया है। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने आदेश निकालकर रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इन गांवों में प्रतिबंधित जो है वो एरिया घोषित किया गया है। यहाँ पर रात को कोई भी लोग जो है वो घूम नहीं सकते। हालांकि वो गाँव के जो यदि लोग हैं या आसपास में जो वहाँ पर रात्रि में ड्यूटी करते हैं उन लोगों को भी परमिशन लेकर जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा, या वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है गवर्नमेंट कर्मचारी है वो केवल आ जा सकते हैं। उसके अलावा अन्य लोगों का वहाँ पर आना और जाना जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बता दूं कि जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जो है 3 दिन पूर्व निकाला था और उस आदेश में साफ तौर से कहा गया कि सीमा से सटे जितने भी गांव जो है करीब बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर एरिया के करीब 100 से अधिक गांव और ढाणी हैं, उनको पूरी तरह से रात्रिकालीन आवागमन जो है वहां पर प्रतिबंधित किया गया। यदि कोई घूमता हुआ पाया जाता है और उनके पास यदि कोई परमिशन नहीं पाई जाती तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। भरत जांगीड़, बाड़मेर, राजस्थान। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।